क्लास 5 सभी बच्चे वाटिका हिंदी की जो बुक है आपकी वाटिका के पाठ 2 पंच परमेश्वर जो पेज नंबर 13 पर दे रखा है, पेज नंबर 13 पे है, उसको ओपन कर लीजिए, उसको खोल लीजिए। ओपन करने के बाद आप शुरुआत में देखेंगे दो चित्र, इनको देखिए। एक तरफ जुम्मन शेख हैं, दूसरी तरफ अलगू चौधरी हैं। इनको देखने के बाद हम कहानी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आप बिल्कुल अपनी उंगली रख के पढ़ेंगे। हम पढ़ते जाते, आप इसको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मित्रता थी मतलब उनके बीच में बहुत ज़्यादा मित्रता थी, बहुत पक्के दोस्त थे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। अटल का मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। यहाँ पर आया है एक शब्द हज। हज जो होता है वो एक विशेष महीने में तीर्थ यात्रा की जाती है। ये मुस्लिम का जो होता है एक तीर्थ यात्रा होती है हज, जो कि मक्का और मदीना उसके लिए जाना पड़ता है। जैसे कि बात चल रही यहाँ पर भारत की, इंडिया में है, तो ये जब जाएंगे दूर काफ़ी तो महीनों लग जाएंगे यहाँ इनको वहाँ से लौट के आने में। इसलिए जब भी जुम्मन शेख हज पर जाते थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस मित्रता का जन्म यानी इस दोस्ती का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। यानी इनकी जो मित्रता थी, दोस्ती थी, वो तभी से शुरू हो गई थी जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बालक थे। और जुम्मन के जो पिता थे उनका नाम जुमराती था, वो पढ़ाते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, यानी कुछ ज़मीन होगी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। यानी निकट संबंधियों का मतलब उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी खाला के। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। हम लोग आगे पढ़ेंगे, पता हो जाएगा कौन से इन्होंने वायदे किए थे लंबे चौड़े। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट यानी मज़ेदार पदार्थ खिलाए गए, मज़ेदार पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। पहले तो खाला ने कहा चलिए ऐसी काम चल जाएगा, सब कुछ सुनती रहीं, सहती रहीं, और जब ना सह पाएँ तो उन्होंने जुम्मन से इसकी शिकायत की, यानी करीमन की शिकायत की, जुम्मन की पत्नी की शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी, यानी गृह स्वामिनी का मतलब होता है घर की मालकिन, यानी जुम्मन की जो पत्नी थी उनको कहा गया है। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। प्रबंध में जो काम काज वो कर रही थी, घर संभाल रही थी, उसमें या जिस तरीके से व्यवहार कर रही थी खाला के साथ, उसमें उन्होंने दखल नहीं दिया। जैसे कर रही थी करने दिया, कुछ नहीं बोला अपनी पत्नी को यानी करीमन को कि खाला से अच्छा व्यवहार करें। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गईं। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो।
फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की ये खटपट पसंद नहीं। अब हम लोग अगले पेज पे, पेज नंबर 14 पर देखेंगे। और इससे पहले आप लोग शब्दार्थ कर लिया कीजिए कि स्वादिष्ट माने जायकेदार, गृह स्वामिनी मीन्स घर की मालकिन, और धृष्टा भी शब्द आया था जिसका मतलब होता है ढिठाई। दैव योग आएगा भी, ईश्वर की इच्छा। जिरा मतलब बहस। परिश्रम माने मेहनत, और सर्वोच्च माने होता है सबसे ऊंचा। सरपंच, हाँ तो हम लोग को शुरुआत कर रहे हैं। पेज नंबर 14 जो है उसके ऊपर देखिएगा, उंगली रखिए और मेरे साथ पढ़िए। एक दिन संध्या, संध्या मतलब शाम, एक दिन शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था, प्रबंध मतलब इंतजाम कर रखा था। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद यानी जो ज़मीन थी अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। इससे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे थे शुरू में कि वादा किया था। खाला यहाँ पर लिखा हुआ था कि जुम्मन ने लंबे चौड़े, पेज नंबर 13 पर, जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके जायदाद अपने नाम करा ली। तो हमने बोला था आपसे कि आगे देखेंगे क्या वायदे थे। तो यहाँ पर वायदे पता चल रहा है, खाला बता रही हैं कि दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं। पंचों से लिखा हुआ है, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। तो ये यहाँ पर जायदाद जब लिख दी, जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। कबूल मतलब इस बात को स्वीकार किया था। तो जुम्मन ने जो वायदा किया था वो रोटी कपड़े का किया था कि रोटी देंगे यानी खाना देंगे, और जो भी है कपड़ा उनको दिया जाएगा। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊँगी, यानी पंचों की बात जो है वो मानूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, यानी इन पंचों में जो फैसला देता है में जो एक सबसे बड़ा होता है उसे सरपंच बोलते हैं। तो सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फूल उठे का मतलब, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। यानी खुश तो बहुत हो रहे थे लेकिन उन्होंने ये जाहिर होने नहीं दिया, ये उजागर नहीं होने दिया कि वो खुश हैं, बस ऐसे ही कह दिया चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी जो कि हम लोग जानते हैं कि जुम्मन शेख के बहुत अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। अलगू चौधरी, अब पढ़ते हम लोग यहाँ पर उंगली रख के, सभी बच्चे उंगली रख लीजिए। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू की। जिरा मतलब बहस, जो हम लोग पीछे शब्दार्थ में देख लेंगे, लिखा था। फिर उंगली रखिए आप अपनी इसमें। जुम्मन चकित थे, चकित मतलब चौंक गए कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे, यानी अपने दिमाग में सोच रहे थे, कह नहीं रहे थे। जुम्मन ये सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया।
उन्हें ये उचित मालूम होता है कि खालाजान को महाबार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो ये सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। सरपंच कौन थे? अलगू चौधरी। फैसला अब पेज नंबर 15 पे ऊपर आ जाइए और उंगली सारे बच्चे इस पे रखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, यानी बिल्कुल खामोश हो गए। उन पर एक धक्का लगा कि ये ऐसा फैसले की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अलगू चौधरी उनके बहुत ही पक्के मित्र थे। उन्होंने समझा कि हमारे पक्ष में ही फैसला होगा, खालाजान के नहीं। आगे पढ़ते हैं। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, यानी प्रशंसा मतलब तारीफ़ कर रहे थे। पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। ये जड़ हिला दी मतलब जैसे पेड़ की अगर जड़ हिल जाती है तो पेड़ ढह जाता है, ऐसी दोस्ती को पेड़ मान लिया गया है। तो दोस्ती की जड़ हिलने का मतलब है कि अब दोस्ती समझिए जब जड़ हिल जाएगी तो पेड़ गिर जाएगी, नहीं दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। जुम्मन को ये फैसला 8 पहर खटकने लगा। आपने दोपहर सुना होगा, 2 पहर, तो यानी पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, यानी दिन रात जो है ये फैसला जुम्मन को खटकने लगा। जैसे आँख में कोई चीज़ पड़ जाती है तो वो खटकती है आँख, तो तकलीफ़ होती है लगातार। ऐसे ही ये जो फैसला था उनके दिमाग में बार बार आ रहा था और खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले, यानी जुम्मन से का उनको दुश्मन महसूस करने लगे थे और कहने लगे अब हमें बदला लेना है। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अवसर मतलब ऐसा मौका जो है वो जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे, यानी 2 बैल लेके आए थे अलगू चौधरी। और कहाँ से लेके आए थे? बटेसर से, ये आप याद रखिएगा। बैलों की जोड़ी लेके आए थे। दैवयोग अभी हम लोगों ने शब्दार्थ में देखा था, ईश्वर की इच्छा, उसको बोलते हैं दैवयोग से, यानी ईश्वर की इच्छा से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद, यानी खालाजान और जुम्मन की जो पंचायत हुई थी उसके 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का, यानी जो इनके अलगू चौधरी थे वो 1 बैल रखना नहीं चाहते थे। अब 1 बैल उनका किसी काम का नहीं, 2 बैल होते तो एक साथ उनको काम में लगा के अपने खेतों में काम कराते। अब 1 बैल बचा तो उनके पास। आगे बढ़ते हैं। गांव में समझू साहू भी थे, कोई होंगे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। यानी जो पंचायत हुई थी उसके 1 महीने बाद जो है वो जो बैल लेके आए थे वो मर गया। और फिर समझू साहू जो आए अलगू चौधरी के पास, कहने लगे हमें अपना 1 बैल ये वाला दे दो और हम 1 महीने के बाद तुम्हें पैसे दे देंगे। और इस तरीके से अलगू चौधरी से बैल को ख़रीद लिया, जो यहाँ पर सिर्फ चौधरी लिखा हुआ है। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने, ना चारे की फिक्र ना पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ ला दिया। बैल ने जोर लगाया पर वे आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इसका मतलब ये हुआ कि बैल मर गया। फिर ना उठा मतलब मर गया, जब मर जाएगा तभी दोबारा नहीं उठेगा। आगे उंगली रखिए, हम लोग पढ़ते हैं। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहूवाइन मतलब साहू की जो पत्नी थी, दोनों ही झल्ला जाते। अभी ये लिखा था घटना को कई महीने बीत गए, जबकि 1 महीने के बाद जो है वादा था समझू साहू का कि वो अलगू चौधरी के पैसे वापस कर देंगे। और जब ये कई महीने बीत गए और पैसे मांगने जाते साहू और साहूवाइन से, तो दोनों झल्ला जाते, यानी गुस्सा होते। कि क्यों गुस्सा होते? कहते ये कह के गुस्सा होते। आगे पढ़ेंगे हम लोग। कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, जो आसपास लोग सुन रहे होंगे, उन्हें झगड़ा होता था, सुनते थे। और वो साहू जी ने समझाया। क्या समझाया? हम लोग आगे पढ़ते हैं। भाई पंचायत कर लो,
जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। गांव में पंचायत होती थी और जो झगड़े होते छोटे मोटे वो पंचायत से सुलझा लिए जाते थे। तो लोगों ने राय दी समझू साहू को कि राय जो भी जो पंच फैसला दें उसको मान लो, स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर दी, यानी हामी भर दी मतलब दोनों लोग राजी हो गए, ये भी राजी, अलगू जो चौधरी थी वो भी राजी हो गए। उसी वृक्ष का मतलब जिस वृक्ष के नीचे जुम्मन शेख और खालाजान का फैसला होगा, उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। एक जगह हो गई फिक्स कि यहीं पर पंचायत हुआ करेगी। तो रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। यानी दो पक्ष थे, एक पक्ष में अलगू चौधरी और दूसरा पक्ष था समझू साहू। तो अलगू चौधरी ने कहा कि दूसरे पक्ष वाले यानी समझू साहू जो है वो जो जिसको भी पंच मानेंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, क्योंकि जो अलगू चौधरी थे उन्होंने जुम्मन के खिलाफ यानी विपक्ष में फ़ैसला दिया था। तो वो डरने लगे कि हमने उनके खिलाफ दिया था, ऐसा नहीं कि ये जुम्मन भी हमारे खिलाफ दे दें फैसला, तो इसलिए डरने लगे। फिर भी जो पहले कह दिया तो उन्होंने उस पर जो है बात उनकी मान ली, कहा ठीक है मुझे स्वीकार है। अब आप पेज नंबर 15 से पेज नंबर 16 पे जाइए, पेज पलट लीजिए और उंगली उस पर रख लीजिए। साथ में ये चित्र भी देखते जाइए। देखिए पहले जो पंचायत हुई थी वही पेड़ है और वहीं पर दो तखत पड़े हुए हैं, एक पर हरी कालीन दूसरे पे लाल, ऐसी इस वाले पे भी है। यहाँ पर देखिए जुम्मन से खड़े हुए हैं खालाजान के साथ, और अलगू चौधरी ये हैं, और भी लोग हैं इनके साथ, पंच हैं और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी। लेकिन अब जो है जुम्मन शेख यहाँ पर आ गए, यानी सरपंच बन गए। अलग है सरपंच, लाल वाले बैठे हुए देखिए, बाकी हरे वाले पे बाकी पंच बैठे हुए हैं। और अलगू चौधरी और जो समझू साहू है ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए अपना फैसला सुन रहे हैं। तो हम लोग पेज नंबर 15 से पेज नंबर 16 पे जा रहे हैं, और 16 पे अब उंगली रख लीजिए सभी लोग अपने पेज नंबर 16 के सबसे ऊपर। सरपंच का आसन, आसन मतलब जो कुर्सी होती है, ग्रहण करते ही यानी कुर्सी पे बैठते ही, ग्रहण करते हुए जुम्मन ने यानी बैठते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाग पैदा हुआ। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ, यानी जैसे ही जुम्मन सरपंच की कुर्सी पे बैठे वैसे ही उन्हें लगा उन्हें जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। वैसे तो सोच रहे थे हम अलगू चौधरी से बदला लें, लेकिन जैसे ही वो सरपंच की कुर्सी पे बैठे, आसन पे बैठे, तो उन्हें जिम्मेदारी का भाव होने लगा। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च, सर्वोच्च देखिए आप शब्दार्थ में लिखा हुआ है सबसे ऊंचा, सर्वोच्च आसन, आसन माने कुर्सी यानी जगह जहाँ बैठा जाता है, पर बैठा हूँ। इसे दोबारा पढ़ते हैं, उंगली रखिए। मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। यानी इस तरीके से जिम्मेदारी का भाव हो गया कि उन्होंने कहा कि मैं सच से बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। जौ जो कि बहुत छोटा सा होता है, अरे जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध मतलब इंतजाम नहीं किया गया। प्रबंध पहले भी आ चुका है जब जुम्मन शेख ने प्रबंध किया था उस पंचायत का। अब यहाँ पर भी देखिए
जो बैल है उसके दाने चारे का प्रबंध की बात आ गई है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अलगू चौधरी फूले ना समाए, यानी जो फैसला सुना जुम्मन शेख ने सुनाया था, उससे सुन के अलगू चौधरी फूले ना समाए, उठ खड़े हुए और ज़ोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। पानी का मतलब ये हुआ जो आंसू जो निकले दोनों की आंखों से, यानी यहाँ पर अलगू की बात कर रहे थे। अलगू रोने लगे तो जो पानी लिखता था, आंसू लिख रहे थे, दोनों के दिलों का मैल धुल गया। दोनों मतलब जो मित्रता में जो कुछ कमी आ गई थी, खटाई आ गई थी खाला जान के फैसले के बाद, इससे उनका जो मैल था दिलों का वो धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता कहते हैं जो बेल होती है, जो पेड़ों पर साथ जो है या किसी दीवारों की मदद से ऊपर चलती है, उसे लता बोलते हैं, उसे बेल बोलते हैं। एक तरह का पौधा होता है, इसमें उसका तना नहीं होता है, मतलब तना इस तरीके से नहीं होता कि वो ऊंचाई तक जा सके, वो किसी की मदद से ही ऊपर जाती है, तो उसको लता बोलते हैं, बेल बोलते हैं, लता बोलते हैं। तो इसकी यहाँ पर इनकी मित्रता, दोनों की मित्रता की तुलना लता से की गई है। और ये जो बेल होती है कभी कभी मुरझा जाती है और कभी कभी मुरझाई हुई दोबारा से हरी हो जाती है। तो बता जिस तरीके से बेल हरी हो जाती है, उसी तरीके से ये इनकी मित्रता थी वो फिर से हरी हो गई। आखिरी का जो वाक्य है वो क्या है, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, ये लिखा था प्रेमचंद ने। अब हम लोग प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। ये इनका चित्र है। प्रेमचंद, इनका जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, यानी इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यासों में गोदान, गबन तथा कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख हैं। मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है, यानी जितनी भी कहानियाँ हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके उस किताब का नाम रख दिया मानसरोवर। तो इसको आप याद कर लीजिए कि मानसरोवर क्या है। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का क्या है, संग्रह है। इससे आपका ये पाठ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।